स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं शब्दावली में विलोम शब्द। ठीक है, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं 2 सेट, आज हमें तीसरा सेट करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये शब्दावली हम कर रहे हैं शब्दावली बुक से। तो अगर आप लोग इस बुक को चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। आपको ये बुक कहाँ पे मिलेगी? तो आप सीधे हमारे ऑफिस से इसे खरीद सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सेट। आज हम लोगों को करना है विलोम शब्द का तीसरा सेट। तो पहला शब्द हमारे सामने दिया है आगत। आगत का अर्थ होता है आया हुआ, जो आया है या कहीं से आने वाला, आगत। इसका विलोम हो जाएगा अनागत। अनागत शब्द बना है, इसमें अन उपसर्ग हमारा लगा है किसमें? आगत शब्द में। ठीक है, तो अन उपसर्ग से लगा है, इस आ ने न को पूरा किया है, शब्द बन गया अनागत। अन माने होता है नहीं, तो अर्थात जो नहीं आया हुआ है वो क्या हो जाएगा? अनागत। तो आगत का विलोम होता है अनागत। ठीक है, आगे शब्द है सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है जो किसी का पक्ष लेने वाला है। ठीक है, क्या होता है? सापेक्ष यानी किसी का पक्ष लेने वाला। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा निरपेक्ष। तो निरपेक्ष मतलब जो किसी का पक्ष नहीं लेता है, निष्पक्ष रहने वाला निरपेक्ष कहलाएगा। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा प्रशंसा। प्रशंसा, प्रशंसा का पर्यायवाची होता है श्लाघा। ठीक है, श्लाघा का मतलब भी होता है प्रशंसा या स्तुति कहें, तारीफ कहें, गुणगान कहें। तो प्रशंसा या श्लाघा का विलोम हो जाएगा निंदा। ठीक है, निंदा इसका विलोम हो जाएगा। तो आपकी परीक्षा में 2 तरीके से पूछा है प्रश्न। एक बार कि प्रशंसा का विलोम बताइए निंदा, फिर दूसरी बार दिया है कि श्लाघा का विलोम बताइए निंदा। तो प्रशंसा और श्लाघा दोनों एक ही होते हैं, ये पर्यायवाची में भी पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे शब्द आता है हमारा अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है जो हमारे अनुसार हो। ठीक है, जो हमारे अनुसार होता है उसे अनुकूल कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब जो हमारे अनुसार नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे विपरीत काम करने वाला, प्रतिकूल। ठीक है, और हमारे अनुकूल काम करने वाला, हमारे अनुसार काम करने वाला अनुकूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द हमारे सामने है प्राण। प्राण चेतना को कहते हैं। ठीक है, चेतना या जो हमारे अंदर, जिसे भी हम कह सकते हैं, या तो श्वास कहें, आत्मा कहें। ठीक है, चेतना को प्राण कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा निष्प्राण। जब चेतना ना हो या निर्जीव जब हो जाता है तो निष्प्राण, प्राण जिसमें न रहे। ठीक है, अब अगर हम इस शब्द को देखें तो यह शब्द हमारा बना है निहि प्लस प्राण से बना है। ठीक है, निहि प्लस प्राण से संधि हुई है, इसमें विसर्ग संधि। विसर्ग मिल रहा है प वर्ग से, तो विसर्ग बदल जा रहा है किसमें? मूर्धा श में, इसलिए शब्द बन जाता है निष्प्राण। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा मुख्य। मुख्य शब्द का अर्थ होता है प्रधान। प्रधान या जो एक तरह से मुख्य ही हम बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा गौण। गौण का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण या अप्रधान, यानी जिसका कोई महत्व ना हो। ठीक है, तो गौण मतलब कम महत्वपूर्ण, मुख्य मतलब महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे शब्द है समास। समास का अर्थ होता है छोटा या छोटा करना या संक्षेप करना, समास। इसका विलोम हो जाएगा व्यास या विग्रह। व्यास मतलब फैला देना, बड़ा कर देना, या विग्रह मतलब जिसको सिकोड़ा गया है, छोटा किया है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, विग्रह कर देना। ठीक है, तो समास का विलोम हो जाएगा व्यास या विग्रह। आगे शब्द आता है हमारा, अगला शब्द है सुशील। सु माने अच्छा, शील माने व्यवहार, तो इसका अर्थ हो जाता है अच्छा व्यवहार, सुशील। इसका विलोम हो जाएगा दुष्शील। दुष्शील यानी बुरा व्यवहार। देखो शब्द किससे बना है? यह हमारा संधि विधि से बना है, दुहु प्लस शील से बना है। ठीक है, विसर्ग संधि लागू होती है इसमें। विसर्ग का मेल किससे होता है? हमारे तालु श से होता है, तो विसर्ग किस में बदल जाता है? तालु श में बदल जाता है। ठीक है, संधि का नियम है, याद ही होगा आपको। तो यह शब्द हमारा दुःशील, तो बुरा व्यवहार। आगे शब्द है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा।
ठीक है, बड़ा गुरु जिसे हम कह देते हैं, इसका विलोम हो जाएगा लघु। लघु मतलब छोटा। आगे शब्द आता है प्रसूति। ठीक है, शब्द है हमारा, आगे शब्द है हमारा प्रसूति। प्रसूति कहते हैं शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया। शिशु को जन्म देने वाला जो भाव वो होता है, मतलब अवस्था होती है, उसको प्रसूति कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा निवृत्ति। निवृत्ति मतलब हो जाएगा कि जब जन्म देकर निपट जाना, यानी जन्म दे दिया गया है, वो अवस्था निवृत्ति कहलाएगा। आगे शब्द आता है हमारा अगला पॉइंट कि सावधान। सावधान शब्द का मतलब होता है सचेत होना। ठीक है, सचेत होना, सतर्कता के साथ रहना। इसका विलोम हो जाएगा असावधान। असावधान मतलब जब कोई सतर्क ना हो, सचेत ना हो, लापरवाह हो, उसे असावधान कह देते हैं। आगे शब्द है सुलभ। लभ माने होता है प्राप्त होना, सु माने सरलता से, यानी जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसको कहते हैं सुलभ। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा दुर्लभ, जो बना किससे है, दुर उपसर्ग से। दुस उपसर्ग में लभ शब्द लगा है, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें दुहु, ठीक है, दुहु प्लस लभ से बना है। विसर्ग हमारा जो ये विसर्ग है, इससे पहले हमारा यहाँ पर उ आया है और इसका मेल किससे हो रहा है, अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है, तो ये विसर्ग हमारा र में बदल जाता है, तो ये हमारा संधि नियम भी आता है। ठीक है, दुर उपसर्ग का भी हम कह देते हैं कि दुर उपसर्ग, क्योंकि बाद में हमने हिंदी में जब इसको परिवर्तित किया है तो हमने उपसर्ग भी मान लिया है इसको, तो इस तरह से संधि और उपसर्ग दोनों ही इसमें आ जाता है। तो दुर्लभ मतलब कठिनाई से प्राप्त होने वाला। ठीक है, आगे शब्द आता है अक्षर। शब्द बना है हमारा क्षर में अ जोड़कर, अ उपसर्ग, अ माने नहीं, क्षर माने नष्ट होना, तो जो नष्ट नहीं होता है तो अक्षर कहलाता है। इसका विलोम हो जाएगा क्षर। क्षर का मतलब होता है नष्ट होने वाला, जो धीरे धीरे नष्ट होता रहता है, तो अक्षर का विलोम हो जाएगा क्षर। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारा पंडित। पंडित विद्वान को कहते हैं। ठीक है, जो पढ़ा लिखा होता है पंडित बोलते हैं उसको। इसका विलोम हो जाएगा मूर्ख। मूर्ख मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा कुसुम। कुसुम कहते हैं फूल को। ठीक है, इसका पर्यायवाची यानी पुष्प यानी फूल का पर्यायवाची है कुसुम। कुसुम का विलोम आ जाएगा पाहन। पाहन रखा है यहाँ पर, तो पाहन जिसे हम पत्थर कहते हैं, शिला। ठीक है, तो कुसुम का विलोम हो गया पाहन, पुष्प का विलोम भी हो जाएगा पाहन। अगर इसके स्थान पर कांटा आ जाए, ठीक है, इसके स्थान पर कांटा आ जाए तो कांटा भी इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब जो फूल है हमारा शब्द फूल, इसका विलोम पत्थर और कांटा दोनों हो जाता है। अब देखो, फूल तो कोमल एकदम सुंदर दिखने वाला है, जो हमें सुकून देता है, तो उसके विलोम में कांटा चुभने वाला हो जाता है, तो ऐसे विलोम में आ जाता है। फिर फूल हमारा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, एकदम कोमल होता है, तो उसके विपक्ष में, उसके विलोम में हमारा पत्थर आ जाता है, जो बहुत हार्ड होता है। अगर आप किसी को फूल फेंक कर मारो तो उसे चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपने किसी को पत्थर फेंक के मारा तो उसे चोट लग जाएगी। तो दोनों में अंतर होता है ना, तो इस तरह से विलोम हो जाते हैं दोनों ही। ठीक है, पत्थर और कांटा फूल के ही विलोम रहेंगे। ठीक है, अब आता है आगे शब्द है स्तुत्य। स्तुत्य का मतलब होता है प्रशंसनीय या जिसकी प्रशंसा की जाए। ठीक है, एक शब्द होता है स्तुति। ठीक है, स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना, और स्तुत्य मतलब प्रशंसा करने योग्य, जिसकी प्रशंसा की जाए। इसका विलोम हो जाएगा हेय। हेय का मतलब होता है जिससे घृणा की जाए। ठीक है, तो घृणा किया जाने वाला, जिसे घृणा की जाए यानी घृणित। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये संज्ञा और विशेषण से संबंधित शब्द हैं, हमारे प्रत्यय लगने के बाद शब्द बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे शब्द आता है हमारा वीर। वीर कहते हैं बहादुर को, जो धीर हीर होता है, किसी से नहीं डरता है, निडर कह सकते हैं हम उसे। इसका विलोम हो जाएगा कायर। कायर मतलब डरपोक, जो डरता है। ठीक है, आगे शब्द आता है खंडन।
खंडन कहते हैं विभाजित करना, किसी भी चीज का टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है, तोड़ देना, खंडन कर देना। इसका विलोम हो जाता है मंडन। मंडन का मतलब होता है पुष्टि करना, यानी एक तरह से क्या कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए, ठीक है। तो खंडन का विलोम हो जाता है मंडन, ठीक है। आगे शब्द है अभिमानी। तो अभिमानी, अब आपको पता है ना शब्द बना है हमारा किससे, यह शब्द बना है अभी उपसर्ग लगा है इसमें, मान मूल शब्द है और ई इसमें प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो अभिमानी जो घमंड करता है, अभिमान करता है, ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा निरभिमानी। तो अभी निरभिमानी में मतलब क्या हो गया, इसी में आगे हमारा क्या जुड़ गया, एक और उपसर्ग जुड़ गया, निर, ठीक है, निर अभिमान और प्रत्यय हो गया ई। अब मान लो आपकी परीक्षा में कभी ऐसे प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं, तो आपको ये निरभिमानी शब्द है ना, इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, आप आराम से पहचान सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो इस तरह से अभिमानी का विलोम हो गया निरभिमानी। आगे शब्द है हमारा मानवता। मानवता मतलब जो मानव के मानवीय जो व्यवहार होता है उसको हम कहते हैं भाववाचक, इसकी मतलब ये संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। मानव के व्यवहार की अवस्था को बताया गया है मानवता। इसका विलोम हो जाएगा नृशंसता या पशुता, मतलब जो पशु का व्यवहार हो, जो या मानव व्यवहार से विपरीत हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे। इसका आगे शब्द है हमारा रथी। रथी का मतलब होता है रथ पर सवार योद्धा। जो रथ पर सवार योद्धा है उसे रथी कहते हैं, ठीक है। अब इसका विलोम आ जाता है विरथी। विरथी मतलब हो जाता है पैदल योद्धा, यानी जो रथ पर सवार नहीं है, पैदल है, वो विरथी कहलाएगा, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा अर्पित। अर्पित कहते हैं किसी को भेंट करना, किसी को समर्पण करना या किसी को प्रदान करना, ठीक है। कहते हैं मैंने पुष्प अर्पित किए हैं, तो मैंने प्रभु के चरणों में पुष्प अर्पित किए, मतलब प्रदान किए, उन्हें भेंट किए। इसका विलोम हो जाएगा अनर्पित। तो अर्पित में क्या उपसर्ग लगाया है, अन, ठीक है। तो अन माने हो जाएगा नहीं, तो अर्पित नहीं करना, तो अर्पित का अनर्पित इसका विलोम हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दिया हुआ है उन्मुख। उन्मुख का अर्थ हो जाएगा की ओर मुख, यानी किसी भी ओर मुख। उन्मुख शब्द जो है वो हमारा किससे बना है, ये इसमें हमारी व्यंजन संधि हुई है उत प्लस मुख, ठीक है, उत प्लस मुख। उत, यहाँ जो त है इसने म के साथ मेल करने पर, यानी पंचमाक्षर के साथ मेल करने पर त बन गया है, अपने ही पंचमाक्षर में बदल गया है। तो इसका पंचमाक्षर क्या है न, तो ये बन गया न में बदल गया, तो ये उन्मुख हो गया। तो मतलब है की और मुख, यानी किसी की ओर मुख। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं अगर आपको देख रही हूं तो मैं आपके उन्मुख हूं, ठीक है। इसका विलोम होता है विमुख। विमुख होता है दूसरी ओर मुख। अब जैसे मैं अभी आपके उन्मुख हूं और अगर मैं यहाँ पे पलट जाती हूँ यहाँ बोर्ड की तरफ, तो मैं आपके विमुख हो गई, यानी दूसरी ओर। तो उन्मुख का विलोम जो है वो क्या हो गया, विमुख, दूसरी ओर मुख, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा उपचार। उपचार कहते हैं जब किसी का इलाज किया जाता है, ठीक है, किसी का इलाज करना, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा अनुपचार। इसमें भी उपचार में क्या लगा है हमारा, अन उपसर्ग लगा है। अन उपसर्ग में क्या जोड़ा है हमने, उपचार। अब मान लीजिए कभी आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि अनुपचार में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है कि अन उपसर्ग है, तो कभी भी अनु मत लगा देना, कभी अनु लगा दो कि अनु, क्योंकि यहाँ पे शब्द नहीं बचेगा, ये पचार नहीं बचेगा। तो ये क्या है, अन प्लस उपचार, ठीक है। इस तरह से ये आपका शब्द बनेगा। ये ध्यान रखना, जब तक अर्थ नहीं निकालते हो, अर्थ निकालोगे, अर्थ बनेगा तभी हमारा शब्द बन के आएगा, ठीक है, समझ में आना है। तो उपचार मतलब हो गया इलाज करना, अनुपचार मतलब हो गया इलाज नहीं करना। आगे शब्द है कृत्रिम। कृत्रिम जिसे हम बनावटी कहते हैं, ठीक है, कृत्रिम या बनावटी। इसका विलोम हो जाएगा प्राकृतिक या नैसर्गिक। नैसर्गिक कहें या प्राकृतिक कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं,
पर्यायवाची हैं। इसी तरह से कृत्रिम और बनावटी, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से प्रश्न ये आया है कि कृत्रिम का विलोम क्या है, एक बार प्राकृतिक एक बार नैसर्गिक। और इसी तरह से बनावटी शब्द का भी आपसे विलोम पूछा गया तो विकल्प में कभी प्राकृतिक और कभी नैसर्गिक हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? चलो आगे आता है हमारा शब्द, अगला शब्द है जोड़। जोड़ कहते हैं किसी भी चीज को जोड़ना, ठीक है, एक जगह करना। इसका विलोम हो जाएगा घटाना। घटाना मतलब किसी भी चीज को अलग अलग करना, ठीक है, हटा देना। तो जोड़ और घटा, ये तो आपने देखा होगा, प्लस करना और माइनस करना, तो ये विलोम है जोड़ का घटाना, ठीक है। आगे शब्द दिया है एकाधिकार। एकाधिकार ये शब्द हमारा बना है किससे, एक प्लस अधिकार से बना है, ठीक है। अब इसमें क्या हुई है, संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है, दीर्घ संधि, ठीक है। इसका अ और इसका अ मिलके एकाधिकार, यानी किसी एक का अधिकार। जब किसी चीज पर किसी एक का अधिकार हो जाता है तो उसे एकाधिकार कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा सर्वाधिकार। यह शब्द भी किससे बना है, सर्व प्लस अधिकार से बना है, यानी जिस पर सबका अधिकार हो। तो जैसे एकाधिकार जो होता है वो आपको अपनी घर की वस्तुओं पर होता है, जो संपत्ति आपके नाम होती है ना, तो वो एकाधिकार में आप कह सकते हैं कि मेरा इस पर एकाधिकार है, ठीक है। और जैसे सर्वाधिकार में आ जाएंगी, सरकारी वस्तुएं होती हैं ना जैसे, तो सबका अधिकार होता है उसमें, किसी एक का नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार है। आगे शब्द आता है साक्षर। देखो शब्द बना है साक्षर, बना है स प्लस अक्षर से बना है, ठीक है। तो जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो, स का मतलब है साथ होना, तो जिसके साथ अक्षर हो, ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया ना, ज्ञान ना हो ये बोल दिया, गलत बोल दिया। अक्षर, अक्षर का साथ होना, यानी जिसे अक्षर का ज्ञान हो उसे हम कहते हैं साक्षर। इसका विलोम हो जाएगा निरक्षर। यह शब्द किससे बना है, निर प्लस अक्षर से बना है। तो निरक्षर यानी निर माने नहीं, जिसके पास अक्षर नहीं है, तो अर्थात जो जिसके पास अक्षर का ज्ञान नहीं है, तो साक्षर कहते हैं जिसके पास अक्षर का ज्ञान होता है उसे साक्षर कहते हैं, और निरक्षर जिसके पास अक्षर का ज्ञान नहीं होता उसे निरक्षर कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो साक्षर का विलोम निरक्षर। अब शब्द दिया है मित व्ययी। मित माने कम, थोड़ा, ठीक है। मित माने कम, व्ययी माने खर्च करने वाला। तो मित व्ययी मतलब हो गया कम खर्चीला। इसका विलोम हो जाएगा अप। अपव्ययी, अपव्ययी मतलब हो गया अधिक खर्चीला, ठीक है। तो अपव्ययी क्या हो गया, अधिक खर्च करने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है हमारा प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का अर्थ हो जाएगा खुश, ठीक है। प्रफुल्ल का अर्थ हो जाएगा खुश। इसका विलोम हो जाएगा मलान। मलान का मतलब है उदास, उदास होना। आगे शब्द आता है ग्राम्य। ग्राम्य कहते हैं गांव का व्यक्ति, ठीक है। ग्राम्य मतलब गांव का व्यक्ति। अब इसका विलोम हो जाएगा नागर। नागर का मतलब हो जाएगा शहर का व्यक्ति, ठीक है। तो ग्राम्य मतलब गांव का व्यक्ति और नागर मतलब शहर का व्यक्ति। और नागर हम चतुर को भी कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, चतुर को। अब कैसे चतुर कह देते हैं, क्योंकि शहर के व्यक्ति को चतुर चालाक माना जाता है और गांव के व्यक्ति को भोला भाला सीधा साधा माना जाता है, तो इसलिए भी नागर का मतलब चतुर हो जाता है, ठीक है। चलो तो इस तरह से हम इनको याद करेंगे। तो ये विलोम शब्द थे, आज हम लोगों ने विलोम शब्द किए। इसी तरह से आप बाकी विलोम शब्द भी करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।